अच्छा, क्या बोल रहा है? यूनिट 4 का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, अकाउंटिंग फॉर द टैक्स ऑन इनकम, ये पूरा टैक्स का ना बात कर रहा है। ठीक है, अब हम क्यों सोच के रखे थे तुमको बता रहे हैं। जब इसके पहला जो है हम लोग पढ़े तो उसमें कंटीजेंसी का रेफरेंस आया था, जो कि लास्ट डे पढ़े थे। साथ में भी होता था यहाँ पे जो बात करें टैक्स रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं, तो टैक्स रिलेटेड जो बात है एज 22 में वो हम यहाँ पे कर ले रहे हैं। क्या बोलना चाह रहा था? दिस स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स, क्या बता रहा है? Treatment of tax on income and follow the concept of matching expenses against the revenue for the period. The concept of matching is more particularly in case of income tax, since the number of cases the taxable income may be significant different from income reported in the financial statements due to the difference in treatment of the certain item under taxation law and the way reflected in the account. कह रहा है कि हम लोग इसमें कंसेप्ट ऑफ मैचिंग एक्सपेंसेस से बात करेंगे, मतलब कंपेयरिंग टू द रेवेन्यू फॉर द पीरियड, इस पे कम बात करेंगे। अभी क्या मुद्दा है जरा बताते हैं तुमको, 2 मिनट समझाते हैं। 1 मिनट के इनकम टैक्स के अंदर चलो और उसमें आ जाओ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का म्युनिसिपैलिटी टैक्स, म्युनिसिपैलिटी टैक्स क्या बोलता है? इस साल का पे कर रहे हो कि अगला साल कि पिछला साल का, उससे हमको मतलब आप कितना म्युनिसिपैलिटी टैक्स पे कर रहे हो, आप यानी कि ओनर, टेनेंट भी नहीं, हम वो अमाउंट लेंगे। अकाउंट्स के नजरिए से देखो, ठीक है, तो अकाउंटिंग पीरियड में कितना म्युनिसिपैलिटी टैक्स बन रहा है वो, और कितना पे हुआ है। बट टैक्स क्या बोल रहा है? टैक्स ये बताना चाह रहा है कि जो आप पे की हम सिर्फ वो लेंगे, तो कंसेप्ट पे डिफरेंस है ना। तो ये बोल रहा है कि हम ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये ज्यादा मैचिंग कंसेप्ट पे बेस्ड कर रहा है, बस नहीं आता रेदर देन रेवेन्यू। क्लियर है बात? अच्छा, वो भी जो चीज सर्टेन अंडर द टैक्सेशन, जो टैक्सेशन लॉ के अकॉर्डिंग होगा। Objective: matching of tax against the revenue for a period poses a special problem arising from the fact that a number of the cases taxable income significantly different from the accounting income। क्या बोल रहा है? कितना अच्छा बात है, और ये बात तुम लोगों को पता है। आते हैं हम लोग ग्रेजुएशन के 4th सेमेस्टर में, कैलकाटा यूनिवर्सिटी का क्या सिलेबस था? टैक्स में एक चैप्टर था टीजीबीपी। टीजीबीपी में नेट प्रॉफिट आ जाता था। नेट प्रॉफिट आने के बाद हमको नीचे एडजस्टमेंट दिया रहता था। अब 2-4 एडजस्टमेंट बात करते हैं। हम सामान परचेज किए, अब परचेज करके 1 लाख रुपए कैश दिया, अकाउंट्स को कोई दिक्कत है? नहीं। टैक्स को दिक्कत है, कैश में 10,000 से ज्यादा। हम डिप्रिसिएशन रखे हैं 22,000 रुपया, आईटी रूल कर रहा है 20,000 रुपया, डिफरेंस है कि नहीं है? तो नेट प्रॉफिट एज पर आवर अकाउंटिंग और नेट प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स बोथ आर डिफरेंट। नेट प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स का हमको टैक्स पे करना है, सिंपल सा बात है। तो नेट प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स होगा, वो इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग होगा, जो कि मोर मैचिंग कंसेप्ट पे बेस्ड है, ना कि रेवेन्यू या फिर आप उसको एक्रूअल बेसिस पे बेस्ड नहीं है। बात समझा? ये बात बोलना चाह रहे हैं, क्लियर है ये चीज? Firstly, the difference between the item of revenue and expense as appearing in the statement of the profit, item is considered as revenue, expense and deduction for the tax purpose। जो बात हो, तुम्हारे अकॉर्डिंग जो कमाई है वो तुम्हारा कमाई नहीं है, ठीक है। बना रहता था उसमें लिखा रहता था बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, उसको तो उठा के इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल देता था। तुम्हारी तो इनकम है, तुम्हारी लिए खर्चा 22,000 है डिप्रिसिएशन, उसके लिए खर्चा 20,000 है। तो पहले तो ये चीज मैच नहीं करता, फर्स्ट। सेकंड, the difference between the amount in respect of the particular item or revenue as recognized in the statement in profit and loss and the corresponding amount which recognized for the computation of the taxable income। पहली बात तो कुछ कुछ आइटम ऐसा है जो कि तुम खर्चा ही इनकम मान रहे हो, मान ही नहीं रहा है। दूसरा कुछ आइटम ऐसा है जिसको तुम दोनों ही खर्चा मान रहे हो, बट अमाउंट ऑफ डिफरेंस है। बस समझा? तो पीबीडीडी अकाउंट्स खर्चा मान रहा है, टैक्स खर्चा नहीं मान रहा है, करेक्ट। फर्स्टली क्या बात कर रहा है? फर्स्टली बात कर रहा है, इसमें एक एग्जांपल कि पीवीडीडी को अकाउंट्स खर्चा मानता है और टैक्स खर्चा
अब बात करते हैं सेकेंडली कोई ऐसा खर्चा, जैसे देखो डेप्रिसिएशन दोनों के अकॉर्डिंग है, बट एक का मानना है 22,000 रुपए एज पर अकाउंट, और एक का क्या मानना है मेरे भाई 20,000 रुपए एज पर टैक्स। तो ये दो प्रॉब्लम आता है, क्लियर। अकाउंटिंग लॉस क्या होता है और टैक्स इनकम में टैक्स लॉस क्या होता है, टैक्स एक्सपेंस में टैक्स सेविंग, ये सब चीज समझना है। देखो अकाउंटिंग इनकम यानी कि लॉस, ठीक है, अकाउंटिंग इनकम ब्रैकेट में लॉस, इनकम और लॉस दोनों का बात है, इज द नेट प्रॉफिट। अकाउंटिंग इनकम किसको कहते हैं, नेट प्रॉफिट। और लॉस को फॉर ए पीरियड एज रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आता है, बिफोर डिडक्टिंग इनकम टैक्स एक्सपेंसेस, क्या उसे इनकम टैक्स माइनस किया गया, नहीं, और एडिंग इनकम टैक्स सेविंग। पर आप जो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो तो उसमें ना इनकम टैक्स माइनस करके रखे हो अभी, और ना ही अपना टैक्स का सेविंग ऐड करके रखे हो, आपका जो नेट प्रॉफिट है यही होता है। लेकिन टैक्स इनकम क्या होता है और टैक्स लॉस क्या होता है, अमाउंट ऑफ इनकम फॉर ए पीरियड डिटरमाइन अकॉर्डेंस विद द टैक्स लॉ। जो आप टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग अपने इनकम निकालते हो, पीजीपीपी में चैप्टर किए हैं हम लोग, फोर्थ सेमेस्टर में भी फिफ्थ सेमेस्टर में भी, बहुत सारा ऐसा खर्चा होता है जो डिसअलाउड होता है। एकदम भी याद नहीं, बेस्ड अपन in which income tax payable or recover is determined। टैक्स के अकॉर्डिंग इनकम वो होता है, उस इनकम का बात करता है जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग निकलता है। कुछ खर्चा देते हैं, कुछ खर्चा नहीं देते, अलाउ करते हैं, डिस अलाउ करते हैं, उस अकॉर्डिंग, तो वो होता है टैक्स इनकम जो टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग निकलता है। और अकाउंटिंग इनकम उसको बोलते हैं जो आपके इनकम स्टेटमेंट में दिखता है, उसमें भी टैक्स चार्ज नहीं हुआ है। टैक्स एक्सपेंस किसको बोलते हैं, इट एग्रीगेट द करेंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स charge or credited to the statement of appearance for the period। current tax और deferred tax is called tax expenses। अच्छा देखो, करंट ईयर का टैक्स और डेफर्ड टैक्स में आते हैं तो क्या आता है, टैक्स एक्सपेंस। लेकिन अगर वही चीज माइनस में आ जाए तो टैक्स सेविंग है, बस समझ तो। अब देखो टैक्स सेविंग एक बेसिक एग्जांपल दे रहे हैं। एक कंपनी है, कंपनी मान लो, चाहे एक पर्सन मान लो, एक पर्सन कहीं पे 50 लाख का जमीन बेचा है, अभी तक, अब तो नया में 12.5% हो गया टैक्स, तो बात का बात है, बट अभी तक 20% लगता है एलटीसीजी। तो प्रॉब्लम यह है कि वो 50 लाख का प्रॉपर्टी बेचा है, उसको 50 लाख पे मान लो 20 लाख रुपए पे 20% देना पड़ रहा है टैक्स, ठीक है। अब उसमें से वो क्या किया है, 40 लाख का घर खरीद लिया, तो रेवेन्यू कितना है 50 लाख, घर कितना खरीद लिया है 40 लाख का, बचा 10 लाख, अब 10 लाख का 20% देगा, करेक्ट ये बात तो। पहले अगर ढंग से देता तो कितना पे देता, 20 लाख का 20%, 4 लाख, कितना टैक्स सेव किया, 2 लाख, 4 लाख लगने वाला था, 2 ही लाख लग रहा है, डिफरेंस माइनस में आ रहा है। व्हाट यू एक्चुअली पेड इज 2 लाख, व्हाट यू एक्चुअली पे ₹2 लाख, what you should pay honestly, that is 4 lakh, correct। the amount will be negative 2 lakh, this 2 lakh rupees is your टैक्स सेविंग। और ये टैक्स सेविंग कैसे किए, टैक्स सेविंग करने का 3 अलग अलग तरीका है, फिर आज इतना समझो टैक्स प्लानिंग तक की है, बुद्धि लगा सकती है। एक का होता है टैक्स एविएशन भी होता है, टैक्स का चोरी, वो टैक्स चोरी हम टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, क्लियर है बात। करेंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स क्या होता है, करेंट टैक्स जो आपके करेंट इनकम पे डिटरमाइन होता है इस साल के अंदर, डेफर्ड टैक्स अफेक्टिंग द टाइम डिफरेंस। देखो ध्यान से, अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स डिटरमाइन टू पेबल रिकवरेबल रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्सेबल इनकम फॉर अ पीरियड, किसी एक पीरियड के लिए जो भी टैक्स निकलता है उसको करंट टैक्स बोलते हैं। डेफर्ड टैक्स टैक्स अफेक्ट फॉर द टाइम डिफरेंस, जो टाइम डिफरेंस के अकॉर्डिंग जो टैक्स निकलता है, ठीक है, यानी कि मतलब पिछले साल का या अपकमिंग ईयर का, उसको कहते हैं डेफर्ड टैक्स, बस है। ये टाइम डिफरेंस क्या है, the difference between the taxable income and the accounting income for a period that originate one period are capable for the reversal in one or more subsequent period। For example, ध्यान से देखना, आप एक मशीन परचेज की हो फॉर साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस, इज फुल्ली अलाउड एज अ डिडक्शन, पता है कि नहीं। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च पे कुछ भी खर्चा करते हो एज पर इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 35, पूरा डिडक्शन मिल जाता है। केवल अगर जमीन पे खर्चा करते हो तो जमीन का खर्चा डिडक्शन नहीं मिलता। द फर्स्ट ईयर फॉर द टैक्स पर्पज वेयर एज द सेम वुड बी चार्ज टू द स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एज अ डेप्रिसिएशन ओवर इट्स
useful life. The total depreciation charge on the machinery for the accounting purpose and the amount allowed as a deduction for the tax purpose will ultimately be the same, but the period over the depreciation is charged and the deduction is allowed will be differ. This may be recognized of the deferred tax in the book. देखो क्या बताओ, हम एक रिसर्च के लिए मशीन खरीदे, मशीन पे मेरा डेप्रिसिएशन चार्ज होता और डेप्रिसिएशन का खर्चा हमको मिल जाता। तो जिस साल हम खर्चा किए हैं मशीन पे, उस साल तो गवर्नमेंट क्या बोले, पूरा माफ, उस पर हम टैक्स से नहीं बात करेंगे, पूरा माफ तो मिल हो गया। लेकिन दूसरा साल से तुमको कितना कष्ट होगा, क्योंकि उसका डिडक्शन तो एक बार ले चुके हैं, अब डेप्रिसिएशन जो उसका डिडक्शन वो तो नहीं ना मिलेगा, गवर्नमेंट तो पूरा माफ कर दिया है, करेक्ट। बट वो खर्चा कहीं ना कहीं तुमको बियर तो करना पड़ रहा है, दैट टैक्स इज कॉल्ड डेफर्ड टैक्स। तुम भले गवर्नमेंट तुमको एक बार में पूरा 100% डिडक्शन दे दिया, बट डेफर्ड टैक्स यू शुड एंजॉय एवरी ईयर। बात समझा तुम, इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट, बात समझा रहा तुम, टैक्स में तो वही चलेगा। हम जो बात बोले समझ में आ रहा, क्या बोलना चाह रहे हैं कि आप 1 लाख रुपए खरीदे, नियम से 1 लाख का 20% डिप्रिसिएशन, 20,000 डिफरेंस देता, गवर्नमेंट तो पूरा डिडक्शन दे दिया 1 लाख, अच्छा बात है, हाँ पूरा हो गया तो नहीं मिलेगा, तो तुमको उसी 1 लाख को क्या मानना पड़ेगा, मतलब डेफर्ड टैक्स का बराबर है। परमानेंट डिफरेंस किसको कहते हैं, आर डिफरेंस बिटवीन द टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम फॉर अ पीरियड दैट ओरिजिनेट इन अ वन पीरियड एंड डू नॉट रिजर्व subsequently. Generally, the permanent difference lead to the increase in the current tax has no impact on deferred tax. क्या है, तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारा नेट प्रॉफिट 80,000 है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 1 लाख है, तो गवर्नमेंट किस पर टैक्स लगेगा, 1 लाख, यानी कि 20,000 तुम्हारा जेन्युइन खर्चा है, बट गवर्नमेंट उसको खर्चा, क्या इस खर्चा को आप किसी और ईयर रिकवर कर सकते हो, अगर किसी और ईयर रिकवर कर सकते हो तो डेफर्ड टैक्स हो जाएगा, लेकिन अगर रिकवर नहीं कर पा रहे हो दैट इज अ परमानेंट डिफरेंस, उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आया आपको? अच्छा, करेंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स शुड बी इंक्लूडेड, एक करना है, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द नेट प्रॉफिट फॉर अ पीरियड एज पर इनकम टैक्स, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट एंड लॉस बनाते वक्त आपको करेंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स को ध्यान में रखते हुए आपको सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी करते चलना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, नेट प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे फॉर द पीरियड, किसके अकॉर्डिंग, एज पर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, एज पर अकाउंट्स के अकॉर्डिंग नहीं, बस है? यानी कि अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं निकालना है, ठीक है, अकाउंटिंग इनकम नहीं निकालना, टैक्स इनकम निकालना हमको। देखो, टैक्सेस ऑन इनकम आर कंसीडर्ड टू द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन एंटरप्राइज। अच्छा, टैक्स गवर्नमेंट के लिए कमाई है, बट मेरे लिए क्या, एक तरह से समझो सरल भाषा में खर्चा है। In earning income are accrued in the same period revenue and expenses to which they relate. Such a matching result into the time difference. The tax affect the time difference are included in the tax expenses statement of the profit and loss as deferred tax assets or deferred tax liability in the balance sheet. बैलेंस शीट में कुछ आइटम ऐसा होता है जो डेफर्ड टैक्स और डेफर्ड लाइबिलिटी, जैसे मशीन पे पैसा खर्च किए तो उसका पूरा डिडक्शन मिल गया तो डेफर्ड एसेट्स हो गया, इसी तरह कोई लाइबिलिटी भी हो सकता है। क्लियर है बात? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहाँ पे हर साल तुम डेप्रिसिएशन ले रहे थे, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बना के रखे थे। अच्छा, while recognize the tax affect the time difference consideration the prudence cannot be ignored। याद रखना कि जब तुम टाइम डिफरेंस कैलकुलेट भी करोगे तो याद रखना एक्रूअल बेसिस इग्नोर कर रहे चल रहा था, प्रूडेंस कंसेप्ट इग्नोर नहीं होना चाहिए। प्रूडेंस कंसेप्ट का मतलब क्या है, प्रॉफिट को इग्नोर करो, लॉस पे फोकस करो। Therefore, the deferred tax are recognized and the carried forward only the treatment there is a reasonably certain of their realization। अब देखो यहाँ से एक चीज पॉइंट निकल के आता, हम 2 मिनट समझा रहे हैं। दिस इज द रीजन द लेवल ऑफ सर्टेनिटी वुड बी नॉर्मली बी अचीव्ड बाय द एग्जामिन द past record and the enterprise are making the realistic estimation of the profit for the future. While an enterprise has unabsorbed depreciation on the carry forward of losses under the tax deferred the tax assets should be recognized only to the extent of there is a virtue certain support
convenience evidence and the sufficient future taxable income will be against the deferred tax asset realize. अच्छा, अभी हम यहाँ पे क्या समझे कि आपको प्रॉफिट निकालते टाइम प्रूडेंस कंसेप्ट को, यानी क्या कह रहा है, प्रॉफिट अगर होने वाला है फ्यूचर में, ठीक है, तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। लॉस होने वाला फ्यूचर में, तो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। इनकम टैक्स तो उल्टा करता है, लॉस को इग्नोर कर देगा, प्रॉपर्टी का प्रॉफिट जो रहता है तो घुस घुस के पकड़ेगा कि उसको टैक्स ज्यादा देना है। इनकम टैक्स उल्टा क्यों, उसको टैक्स जाना है, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं। क्या बोला, यही रीजन होता है कि कुछ भी रिकॉग्नाइज करने से पहले जब आप टैक्स का बात करते हो, कि जब आपका प्रॉफिटेबिलिटी जो निकल रहा है, कुछ भी बुक्स ऑफ अकाउंट में हवा में नहीं लिख देना, उसको लिखने के पहले आपके पास सफिशियंट कन्विंसिंग एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस मतलब कन्विंसिंग एविडेंस। अब एविडेंस भी दो तरह का होता है, कन्विंसिंग जिससे आदमी कन्विंस हो। बात समझ में आया तो कोई दिक्कत? जैसे हम लोग के बीच में मान लो कभी कोई बात हो, तो बोले क्या यार ऐसा रहता तो हम तेरे लिए ये करते हैं, इरिलेवेंट एविडेंस है। अभी जो हो रहा है उस पे बात करो, कल तुम क्या बिहेव कर रहे थे, आज क्या बिहेव कर रहे थे, इस मैटर में इरिलेवेंट है। बात समझ आता? तो जो आप एविडेंस दे रहे हो, जिस एविडेंस के बिना पे आप इनकम को इनकम मान रहे हो, ठीक है, या खर्चा को खर्चा मान रहे हो, ठीक है, तो इसका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ढंग से देना। क्योंकि गवर्नमेंट इनकम तो तुमको छुपाने की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट तुमको ढूंढ ढूंढ पकड़ लेगा। जो फ्यूचर लॉस तुमको चांसेस है होने का, तुम उसको रिकॉर्ड करके रखे हो, गवर्नमेंट उसको नहीं मानेगा, तो तुमको ढंग का एविडेंस देना पड़ेगा कि नहीं ये लॉस सच में हो सकता है। बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा एक बात बताओ, एक एग्जांपल देते हैं। देखा गया है कि किसी एक कंपनी में 7,000, 8,000, 6,500, 5,500, साढ़े 5,500, 7,500 ये हर साल पैसा डूबा है। क्या हुआ है? हर साल ये पैसा डूबा है। कोई दिक्कत? डूबने का मतलब क्या होता है? दैट इज बैड डेट, हर साल डूबा। जरा इसका एवरेज कैलकुलेटर पे करके बताओ ना कितना एवरेज आ रहा है? 6,009। कोई दिक्कत है आपको? क्लियर इशू? अच्छा, अब मान लो कि इस सारा साल का सेल्स का भी एवरेज निकालते हैं, 6 लाख या 69,000 हो रहा है इंटू 100, 6,900। हाँ ठीक है, ये सारा साल का, तो कितना परसेंट हो गया आपको? 10%। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि आपको पीबीडीटी कितना हर साल बना के चलना चाहिए? 10%। कोई दिक्कत नहीं ना? एक कॉमन चीज दिख रहा है तुमको, किसी साल 5,000 से कम पैसा नहीं डूबा। तो अब जब ये नया साल आया करेंट ईयर में हम लोग, तो पहले तो पीबीडीटी लिख ले मेरा भाई 5,000, क्योंकि वो होगा ही होगा। ऐसे ही बोल रहे क्या? पास्ट ईयर का एविडेंस है मेरे पास। हाँ मैं बात थोड़ी कर रहा हूँ। और इस साल का सेल पता है कितना है? इस साल का सेल है 10 लाख रुपए। कितना है? तो 10 लाख का 10% कितना होता है? कितना होता है? चाहे 10 लाख ज्यादा हो जा रहा, कॉन्सेप्ट समझने के लिए। 1 लाख रुपए अगर सेल है, तो 1 लाख का 10% कितना होता है? तो तुमको उम्मीद कितना है डूबने का? 10,000, जिसमें से 5,000 तो डूबेगा ही डूबेगा। दैट इज योर बैड डेट। और ये जो बाकी का 10,000 रुपये, बाकी का जो 5,000 रुपया, वो डूब भी सकता, नहीं भी डूब सकता। तो गवर्नमेंट दोनों में से कौन लेगा तुम बताओ? 5,000 को ना मानेगा, 10,000 को क्यों मानेगा? क्योंकि गवर्नमेंट जितना ज्यादा तो खर्चा मानेगा उतना कम इनकम आएगा, तो उतना कम टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? हम्म। अच्छा, ये इररिलेवेंट लाइन है। क्या बोल रहा?
करंट टैक्स वुड बी मेजर, यानी कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड का मतलब क्या होता है, कितना टैक्स हमको पे करना है, किसको भैया, ठीक है, टैक्सेशन अथॉरिटी को, यूजिंग द एप्लीकेबल टैक्स रेट एंड टैक्स लॉ, कैसे निकालेंगे, टैक्स रेट हम लोग को पता नहीं चाहिए और टैक्स लॉ लगा करके। दूसरा, डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड लायबिलिटी आर यूजुअली मेजर अंडर द टैक्स रेट एंड द टैक्स लॉ, वो भी उसी पे निकालेंगे। नेक्स्ट, however the certain announcement of the tax rate and tax law by the government may have the substantive effect of the actual enactment. In these circumstances, the deferred tax of the assets and liability measure under the announced tax rate and tax. कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ कुछ चीजों के लिए अलग से टैक्स रेट हर साल निकालता है, तो उस साल जो टैक्स रेट बोलेगा गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग निकालना है। कुछ केसेस अल्टीमेटली इस मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ, इस मेजरमेंट का मतलब हुआ फाइंड आउट हाउ मच यू हैव टू पे एज टैक्स विच विल बेस्ड ऑन टैक्स लॉ, जो किससे निकलेगा, टैक्स लॉ। Reassessment of the unrecognized deferred tax assets at the each balance sheet date, हर एक बैलेंस शीट का डेट पे enterprise reassess the unrecognized deferred tax assets. The enterprise recognize the previously unrecognized deferred tax assets to the extent that it become a reasonably certain or virtually certain as the case may be. The sufficient future taxable income will be available against which such a deferred tax assets can be realized. डेफर्ड टैक्स एसेट जो आपका है वो ऐसे रिकवर नहीं होगा, वो तभी रिकवर हो पाएगा, यहां से एक लाइन को ध्यान से पढ़ना, एज द केस मे बी दैट द सफिशिएंट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम, अगर आपके पास एक अच्छा खासा टैक्सेबल इनकम है विल अवेलेबल अगेंस्ट द डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स के लिए तभी आप डेफर्ड टैक्स को रिकवर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, सरल भाषा में बात करते हैं, हमको किसी चीज के ऊपर इतना डेप्रिसिएशन देना था, उतना कमाई ही नहीं हुआ तो डेप्रिसिएशन कहाँ से, क्योंकि अगर हम लोग इनकम टैक्स का बात करें तो इनकम टैक्स के नजर में लॉस बोल के कोई चीज नहीं है, प्रॉफिट है, नील है, नहीं तो कैरी फॉरवर्ड है। ऐसा उल्टा होगा क्या कि माइनस में लॉस आ रहा है तो गवर्नमेंट तुमको टैक्स निकाल के देगा, लीजिए आपका लॉस में हम टैक्स दे रहे हैं, बस में तो कोई दिक्कत है इसमें, तो उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा, तो कैरी फॉरवर्ड जब करेगा तो फिर उसको जो डेफर टैक्स किया है कैरी फॉरवर्ड, ये ना डेफर टैक्स, तो उसको क्लेम करने के तो फिर तो कमाई होना चाहिए ना, नहीं होगा तो फिर होगा कैरी फॉरवर्ड, ऐसे 8 साल तक होगा, कुछ केस में 4 साल, कुछ केस में इंडिपेंडेंट पीरियड था हम लोग का। The carrying amount of the deferred tax asset should be reviewed at each balance sheet date, and the enterprise should return down the carrying amount of the deferred tax assets to the extent there is no longer reasonably or virtually certain as the case may be. The future sufficient taxable income will not available against the deferred tax asset can be realized. Any such return down may be reserved the extent become reasonably certain or virtually certain as the case may, the sufficient future taxable income will be available. सेम बात यहाँ पे कह रहा है कि आपको डेफर्ड टैक्स या डेफर एसेट या डेफर्ड लाइबिलिटी का भी फायदा तब मिलेगा जब आपके पास सफिशियंट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम अवेलेबल है, इनकम है तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा।
अच्छा, ये टॉपिक पढ़ा दिए हैं कि कन्विंसिंग एविडेंस क्या होता है। बात समझे तो कन्विंसिंग एविडेंस क्या होता है। अब जरा एक बात समझना, तुमको इससे परे ले जाके कन्विंसिंग एविडेंस समझाने की कोशिश कर रहा है। हम दो तरह का सामान बेचते हैं, दो तरह का सामान बेचते हैं। तुम लोग से क्वेश्चन पूछ रहा है, हम एक बेचते हैं होलसेलर में, एक बेचते हैं रिटेलर में। हमको पैसा ब्लैक से व्हाइट करना है, कहाँ करेंगे? होलसेल में बड़ा बड़ा अमाउंट, रिटेलर में छोटा छोटा अमाउंट, कहाँ करेंगे? कहाँ करेंगे? कहाँ है होलसेल में, कहाँ है रिटेल में? रिटेल में करना थोड़ा मुश्किल है, होलसेल में। अब मान लो कि अंकिता बोली रिटेल, जो कि सही है। तो अब मान लो कि हम जब जाएंगे अंकिता से बात करते, तो अंकिता क्या बोलेगी? क्या ऑडिटर साहब, चोरी करना होती छोटा छोटा में करेंगे, बड़ा वाला में नहीं किए रहते हैं। ये कोई ढंग का एविडेंस है? ये ढंग का एविडेंस है? ये ढंग का आर्ग्यूमेंट है? तुम खुद सोचो, क्या ये ढंग का एविडेंस है या ढंग का आर्ग्यूमेंट है? क्या इस एविडेंस हम कन्विंसिंग? और सही बात तो कर रही है, चिंदी चोरी क्यों करेगी? चोरी चोरी है तो चिंदी पंती करके करे या बड़ा काम करे? बात समझ तुम? वो तो हमको गुमराह करने के लिए सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट दे रही है। बात समझ आया तुम? वो तो वुमेन विक्टिम कार्ड प्ले कर दी है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? मतलब लड़की है, अच्छा मान लो किसी लड़की को बैग चोरी करते पकड़ा, ठीक है, हमको पक्का पता है वही चोरी की गए, तो आपको हम चोर दिखते हैं, आपको हमको देख के लगता है, अरे तुम देख के हमको लग रही हीरोइन, तो चोर नहीं हो सकती हो क्या? इन इनअप्रोप्रिएट एविडेंस देने की कोशिश कर रही है, इनअप्रोप्रिएट आर्ग्यूमेंट कर रही है। हमको क्या चाहिए? कन्विंसिंग एविडेंस, वो एविडेंस जिसको देखने के बाद हम कन्विंस हो जाए कि नहीं ये चीज गलत नहीं, ये चीज सही है। बात समझ रहे हो? अच्छा, कहाँ दिखाते हैं? कोई सही जगह नहीं है टैक्स दिखाने का, टैक्स दिखाने का कोई सही जगह लेस होता है, लेकिन दिखाएंगे कहाँ? कोई सही जगह नहीं है। देखो क्या दिख रहा है, AS22, there is no specific requirement to disclose the current tax and deferred tax in the statement of profit and loss. ये जरूरी? However, the considering the requirement of the Companies Act 2013, amount of income tax and the other tax on the profit should be disclosed. AS22 नहीं बोल रहा, इनकम टैक्स बोल रहा है कि स्टेटमेंट के नीचे टैक्स, यानी कि जो तुम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाना चाहिए फाइनल अकाउंट फिफ्थ सेमेस्टर वाला, उसमें जो टैक्स नीचे माइनस करते थे, वो एज पर एएस नहीं है, एज पर इनकम टैक्स नहीं है, एज पर कंपनीज एक्ट। दैट्स वाई उस सब्जेक्ट को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बोलते थे, विच बिलोंग्स टू द कॉर्पोरेट लॉ। टैक्स अकाउंट नहीं बोलते थे या फाइनेंशियल अकाउंट नहीं बोलते थे। बात समझा? तो क्लास 12 में क्या सब्जेक्ट था? अकाउंट या फिर फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है। उसमें इश्यू ऑफ शेयर डिस्काउंट पे सिखाया जाता था, क्योंकि अकाउंट्स मना करके थोड़ी लगता है कि आप शेयर डिस्काउंट में इश्यू नहीं कर सकते हो, इश्यू नहीं कर सकते, मना तो करके रखा है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो जब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सीखते हो तब ना ये बात का खुलासा होता है कि नहीं, एज पर सेक्शन 56 कंपनी हैज राइट टू इशू शेयर एट डिस्काउंट। बात में डिफरेंस समझ में आ रहा है? The breakup of the deferred tax assets and tax liability into the major component respective balance should be disclosed in the note to account। कहा दिखाना है? ये कह रहा है भैया देखो, तुम टोटल टैक्स दिखा दे, लेकिन जो टैक्स का ब्रेकअप है, ठीक है, कि कितना डेफर्ड है, कितना एसेट टैक्स है, सब जो भी है तुम्हारे एसेट लायबिलिटी, सबका हमको एक नोट टू अकाउंट बना के दिखाओ। क्लियर है बात? हम्म, अच्छा, यहाँ पे भी टैक्स लॉ का रेफरेंस है, तुमको अब ध्यान से समझाते हैं टैक्स लॉ का रेफरेंस। एक लाइन पढ़ोगे ऐसे ही प्रूव हो जाएगा। कह रहा है कि ऑफसेट यानी कि सेटअप अगर करना है तो तभी कर सकते हो जब वो लीगली इन्फोर्सेबल हो, राइट टू सेटअप फॉर रिकॉग्नाइज अमाउंट। क्या मतलब है? ये थोड़ी मना कर रहा है कि अगर आपके स्पेक्यूलेटिव इनकम हो क्या हो तो उसको सेटअप नहीं करना, मना किया क्या? ये मना नहीं कर रहा है, इनकम टैक्स लॉ मना करके रखा है
कि स्पेक्यूलेटिव इनकम सेटअप होगा तो स्पेक्यूलेटिव लॉस सेटअप होगा तो स्पेक्यूलेटिव इनकम से, ये थोड़ी मना करके रख रहा है सर। तो आप सेटअप कर लो, कर सेटअप करो, लेकिन जो करना है लीगली होना चाहिए। तो एज पर टैक्स आप लीगली नहीं कर रहे हो। You should set up the speculative loss to the ordinary business, एक normal business अगर सेटअप कर रहे हो तो, या फिर you set up the speculative loss to the income from horse property because speculative set up by the speculative, है कि नहीं? बात समझ आया तो? हाँ हाँ हाँ, ये हर जगह चिक चिक के बोला है कि आपको टैक्स लॉ फॉलो करना है, ठीक है? जहां पे हम कुछ नहीं बोले, देन यू हैव टू फॉलो द टैक्स लॉ। अब जैसे जहां पे ना ये बोला था ना टैक्स बोला था कि नेट प्रॉफिट कहाँ लिखा था, इनकम टैक्स बोला है तो वहां लिखेंगे। इनकम टैक्स बोले हैं, ये कंपनी टैक्स बोला है। RAM Limited has provided the following information. Depreciation as per accounting 2 lakh, depreciation as income tax 5 lakh, amortization of primarily expenses as per tax record 3 lakh. It is adequate evidence of the future profit is sufficiency. How much net deferred tax assets and liabilities should be recognized as the adjustment? The tax rate is 50%. कितना ज्यादा आ रहा है एक्सेस ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स रिकॉर्ड 3 लाख। किस हद से ज्यादा? टाइम डिफरेंस पे, जिसको आप बाद में रिकवर कर सकते हो। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, डेप्रिसिएशन का एसेट्स की लाइबिलिटी, डेप्रिसिएशन लाइबिलिटी क्योंकि एसेट से क्या होता है? माइनस होता है। अमाउंट कितना होगा, इस पर टैक्स कितना बनेगा? 50%, 3 लाख का 50%। कोई दिक्कत आपको ये? हाँ, आप तो 2 लाख बोले, निकला 3, निकला 5 लाख, तो आपको गवर्नमेंट कितना का दे रहा है? 5 लाख का दे रहा है। कितना गवर्नमेंट एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया? 3 लाख। अगर ये 3 लाख रुपए गवर्नमेंट बेनिफिट नहीं दे रहा तो आपको टैक्स देना पड़ता 50%, कितना? 1.5 लाख का। तो आपको 50% का टैक्स नहीं देना पड़ा है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हो गई, जिसको आप धीरे धीरे क्या करोगे? इंजॉय करोगे। फिर से बोले एक बार, क्या बोले? सुनो, अगर हम 2 लाख रुपए डेप्रिसिएशन दिखाएं तो मेरा प्रॉफिट 3 लाख से ज्यादा आता। 3 लाख पे हमको 50% टैक्स देना पड़ता, यानी 1.5 लाख रुपए मेरा टैक्स में जाता। फिलहाल तो गवर्नमेंट मेरे को 3 लाख का कर दिया, इनकम घटा दिया है, तो 3 लाख का मेरे को 50% यानी कि 1.5 लाख रुपए टैक्स देना नहीं पड़ रहा है। तो बेनिफिट इंजॉय कब कर लिए? आज। तो इसको यूज कैसे करना है? फ्यूचर डेट पे। और क्या चीजें बेनिफिट इंजॉय की? डेप्रिसिएशन, दैट इज योर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। बात समझ में आया? तो अनअमोटाइजेशन, अनअमोटाइजेशन क्या होता है? प्रीमियरली एक्सपेंसेस एज पर टैक्स रिकॉर्ड अनअमोटाइज्ड 30,000। अब बताओ प्रीमियरली एक्सपेंसेस क्या है? प्रीमियरली एक्सपेंसेस एसेट्स में आता है तुम्हारा, और अनअमोटाइज बोल रहा है। अमोटाइजेशन का मतलब होता है घटना। अनअमोटाइजेशन 30,000, टैक्स कर रहा है 30,000 का खर्चा, कम खर्चा, तो ये खर्चा आपको फ्यूचर में मिलेगा इसका फायदा। 30,000 का कितना होगा? 50% कितना होगा? 15,000। एक आपका एसेट जिसमें से क्या कहते हैं, जिसको 30,000 अगर हम घटा दिए रहते एसेट तो आपको टैक्स से बच जाता, लेकिन आपको अब उस 30,000 के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ, अगर वो नहीं, अगर उसको हम हटा दिए रहते, राइट ऑफ किए रहते, नहीं नहीं, लेकिन ये तो क्या कर रहा? अनएमोटाइज कर रहा, मतलब ये वहां से काट दे रहा है, इसको कमाई मान ले रहा है, तो हमको देना पड़ रहा है। तो इसको हम कैसे इंजॉय करेंगे? पार्ट बाई पार्ट करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट बोल के रखा है कि जो हमारा प्रीमियरली एक्सपेंसेस या इंटेंजिबल एसेट के टैक्स में वो 25% के हिसाब से, ठीक है? या फिर प्रीमियरली एक्सपेंसेस जो 1/5 सेटअप होता है, कितना होता है? हर साल एक सेटअप होता है, सेटअप करेंगे तो वो टैक्स टैक्स रिलेटेड है, वो भी एसेट साइड का। बात समझ में आया? तो कोई दिक्कत? फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल ए लिमिटेड द ईयर कैलकुलेट द डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नहीं है। प्रॉफिट दिया है, बुक प्रॉफिट एज पर मैट दिया है, ठीक है? प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स दिया है, टैक्स रेट दिया है, मैट दिया है। मैट मतलब होता है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। क्या है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स?
अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है? 6 लाख। उस पर 20% टैक्स देना, 1,20,000। एज पर इनकम टैक्स कितना प्रॉफिट है, उस पर कितना देना है? कितना हो गया? 12,000। ठीक है। नेक्स्ट, टैक्स एज पर मैट। मैट के अकॉर्डिंग हम कमाए 3.5 लाख, देना है 7.5%, यानी 26,250। टैक्स एक्सपेंसेस क्या होता है? टैक्स एक्सपेंसेस 1,20,000, 12,000 या बाकी का जो डेफर्ड टैक्स आ गया वो कितना आ गया? 1,08,000। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तुम लोग को। सुन लो, हम कमाए 6 लाख रुपए। कितना कमाए? 6 लाख। गवर्नमेंट बोला ना कि 5,40,000 रुपए पर टैक्स से नहीं देंगे। 5,40,000 रुपए हम कहीं 60,000 रुपए लिए, क्यों नहीं लोगे? हो सकता है 5,40,000 हम एक्सपोर्ट करके कमाए हो और एक्सपोर्ट पे तो टैक्स नहीं लगता है, बट अकाउंट तो पूरे इनकम पे ना टैक्स निकालता है। तो अकाउंट के अकॉर्डिंग कितना आ गया? 1,20,000। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कितना आ गया? 12। अच्छा, एक्सपोर्ट हम क्या किए? एज्यूम किए थे। ठीक है। हो सकता है ना किसी और रीजन से भी ऐसा हो, है या ना? कोई और रीजन भी तो हो सकता है ना। अच्छा, जब कोई और रीजन तुमको दिख रहा है तो वो जो आपका टैक्स है वो आप फ्यूचर में पे करोगे। ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट माफ कर दिया है, अभी नहीं देना, बाद में देना। तो जो बाद में देना, दैट इज योर डेफर्ड टैक्स। आप निकाले थे 1,20,000, गवर्नमेंट अभी तुरंत मांग रहा 12,000, बाकी कब टैक्स बाद में देना, दैट इज 1,08,000, विच इज डेफर्ड टैक्स। हो गया था। अच्छा, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ये तुम्हारा होगा। अगर हम लोग अल्टरनेटिव के तरीका से देखें, किसके तरीका से देखें? अल्टरनेटिव के तरीका से। करेंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स और एक्सेस ऑफ द अल्टरनेटिव टैक्स ओवर द करेंट टैक्स, क्या बोला रहा हूँ? 12,000 अभी देना है, 1,08,000। 14,250 का मतलब क्या हो गया? 26,000 अल्टरनेटिव टैक्स आया था, जिसमें से 12,000, 14,250 एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल 1,34,000 हो रहा है मेरा अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डेबिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस। हम लिख के कितना रखेंगे? 1,34,250, क्योंकि इसमें से कुछ भी रख सकता है, हो सके तो टोटल रख सकता है। दैट इज कॉल्ड आवर प्रोविजन फॉर टैक्स। लेकिन पूरा तो देंगे नहीं, वो तो बात का बात है, फिलहाल हमको तो सारा टैक्स निकालना पड़ेगा ना। क्लियर ये चीज? पीक्यूआर लिमिटेड, द कंपनी मेड अ लॉस। कितना का लॉस किया? 2 लाख। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2012 एंड 31/3/2013 इट मेड अ प्रॉफिट ऑफ, इट इज एज्यूम दैट द लॉस ऑफ द ईयर कैरी फॉरवर्ड फॉर द 8 ईयर। ऐसे भी पता हम लोग का 8 साल कैरी फॉरवर्ड होता है। टैक्स रेट, by the end of the 31st 2011, the company feels that there will be sufficient taxable income in the future year against the carry forward losses can be set up. ठीक है। There is no difference between taxable income and accounting income, दोनों सेम। जब दोनों सेम है तुम्हारा, तो इसका मतलब कि कोई डेफर्ड टैक्स वाला लखड़ा नहीं खड़ा होना चाहिए आमतौर। एक्सेप्ट दैट द कैरी फॉरवर्ड लॉस, बस आपके पास कुछ कैरी फॉरवर्ड लॉस है। पहला साल 2 लाख, दूसरा साल 1 लाख, उसके बाद 1,20,000, ये आपका है। टैक्स कितना बनेगा? टैक्स बनेगा 8,000। क्यों? 80,000 हो रहा है। 2 लाख का लॉस किए हो, उसका 40%, 80,000 हो रहा है। ये जो 80,000 रुपए कहाँ एडजस्ट होगा? इस ईयर और इस ईयर। ठीक है। अब तुम्हारे मन में एक सवाल, ठीक है भैया, 2 लाख यहाँ 40,000 रुपए यहाँ सेटअप हो गया, ठीक है। ये 8,000 का है, लॉस कितना का था? 2 लाख। यहाँ पे कितना सेटअप हुआ? बचा हुआ 1 लाख। तो यहाँ बचा कितना? तो 20,000 का 40% निकालेंगे। क्लियर है बात? टैक्स में पैसा था मेरा
निगेटिव कितना आया था? 80,000। हाँ, डेफर्ड टैक्स। इसका फायदा कब उठाना है? बाद में। तो फायदा उठा ली। क्लियर है बात? कोई दिक्कत इसमें? अब एज पर इनकम टैक्स सिंपल सा बात है, तो भूल जाओगे। इस साल 2 लाख का लॉस हुआ, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट ईयर कितना कमाऊंगा? 1 लाख। बचा कितना? और 1 लाख रुपए सेटअप। उसके बाद कितना हुआ? 1 लाख। तो उसमें कितना सेटअप करोगे? सेटअप बचा कितना? उसका कितना? 40%। 8,000 आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? दिक्कत है तुमको? हेलो। हाँ हेलो। अरे बारिश हुई है तब ना भाई। आई विल सेंड यू। हम फोटो भेजेंगे। क्या दिक्कत हो रहा है? तुम्हारे मन का दिक्कत हम बताएं? तो मन का दिक्कत ये है कि यार जब ये लॉस था, जब ये चल गए, जब ये लॉस था भैया, तो इसका आखिर टैक्स निकला ही क्यों? वो टैक्स ही निकाल रहा है। कौन निकाल रहा है? टाइम डिफरेंस की वजह से आज तुमको 80,000 रुपए टैक्स नहीं भरना पड़ रहा है, जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में होगा। तो उसका इफेक्ट पीएल पे क्या पड़ेगा? ये तुमको ये नहीं दिखा रहा है कि टैक्स लाइबिलिटी कितना है। ये तुमको दिखा रहा है कि आज 80,000 रुपए टैक्स देने से बच गए ना, है कि नहीं? तो 1,20,000 रुपए तुम्हारा कमाई हुआ। और बाद में तुम 1 लाख के ऊपर 40,000 टैक्स देने से बच जाओगे, तो फिर 60,000 का कमाई हुआ। और क्या फिर तुम बच जाओगे? तो 72,000 वो तुमको इनकम दिखाना चाह रहा है। बात समझ में आया? तो फिर दिक्कत यहां तक। Last illustration, illustration 4. Omega Limited is working on the different projects which are likely to be completed within 3 साल। कितना में कंप्लीट होना चाहिए था? 3 साल। It recognize the revenue from this contract on the percentage of completion method of financial statement. Completion method पे यानी जितना इतना काम होगा उस हिसाब से मिलेगा। तो 11 लाख, 16 लाख, 21 लाख बटा हुआ है। However, the income tax purpose, it has adopted the complete contract method under which it is a recognized revenue 7 लाख, 18 लाख, 23 लाख। ठीक है? अच्छा, बात हुआ था कुछ। However, the income for the tax purpose निकल रहा कुछ। अकाउंट्स के पर्पज के लिए कुछ निकल रहा है, टैक्स के पर्पज के लिए कुछ निकल रहा है, यानी कि डिफरेंस है। टैक्स रेट आपको 35% दिया है। 11 लाख, 16 लाख, 21 लाख, 7 लाख, 18 लाख, दोनों हो रहा है 48 लाख। टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है?
4 लाख, 2 लाख, 2 लाख। ठीक है। गवर्नमेंट यहाँ पे तुमको 7 ही लाख टैक्स दे रहा है, जबकि गवर्नमेंट को 11 लाख से देना चाहिए, तो बाकी का भरपाई कहाँ करेगा? गवर्नमेंट यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर अकाउंटिंग इनकम पे देता तो 11 लाख पे टैक्स, ये कितना रहा, कितना बचा? बाद में हमको ज्यादा टैक्स कहाँ देना पड़ेगा? कर रहा है ना? कितना भैया? 10, 2 लाख, 2 लाख। अच्छा, आगे क्या बोला? अच्छा हाँ, डेफर्ड टैक्स 1,40,000, 7 लाख का निकालो, 35%। 7 लाख का निकलेगा कि 11 लाख का निकलेगा, पहले निकालो। 7 लाख का 35% तो 2,45,000 तो बना। हाँ, और 11 लाख का निकालो 35%। हाँ, माइनस करो। यानी कि सीधा सीधा 4 लाख का हमको निकालना है, तो दोनों हम तो बता दिए, दोनों का टैक्स निकाल के माइनस करो, और नहीं तो फिर सीधे करेक्ट है। तो कोई दिक्कत है यहाँ पे? क्लियर ये चीज? कोई चाप अंकिता? पक्का? ये भी छोटा सा यस था, खत्म।